गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद शब्द राष्ट्र से उत्पन्न हुआ है, लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्र दोनों को समझने से पूर्व हमें तीन अवधारणाएं जो आपस में मिली जुड़ी हुई हैं, समाज, राज्य और राष्ट्र की, उनको समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम समाज और राज्य के संबंध और अर्थ को समझेंगे। समाज और राज्य एक नहीं है। हालांकि प्राचीन यूनानी विचारक राज्य और समाज में अंतर नहीं मानते थे। इसीलिए अर्नेस्ट बार्कर लिखते हैं कि समाज और राज्य दोनों के एक ही नैतिक उद्देश्य हैं। परंतु आधुनिक समय में हम ऐसा नहीं मानते। सबसे पहले हम राज्य के अर्थ को देखेंगे। राज्य व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो राजनीतिक संबंधों से बंधा है, जो किसी सरकार के अधीन और उसके द्वारा संगठित है, जिसका अधिकार किसी भूभाग पर है। राज्य अपने अधिकारों का उपयोग अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के जरिए करता है और इसके शासन के लिए वह संप्रभु है, जबकि समाज राज्य से कहीं अधिक व्यापक है। समाज का क्षेत्र है सहयोग, इसकी शक्ति है सद्भावना और लचीलापन इसकी पद्धति है। समाज अधिकतर परंपराओं द्वारा अपने अधिकारों का उपयोग करता है। समाज इतना व्यापक है कि एक राज्य या राष्ट्र की सीमाओं का उल्लंघन करता है। अगर हम राष्ट्र शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि राष्ट्र शब्द का अर्थ है ऐसे लोगों का समूह जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सजग हैं और इसे राजनीतिक रूप से बरकरार रखना चाहते हैं, पर यह सब एक राज्य व्यवस्था के अंदर वो करते हैं। इस प्रकार राज्य और राष्ट्र दोनों ही राजनीतिक इकाइयां हैं। दोनों के बीच बहुत बारीक अंतर है और वो समझना बहुत आवश्यक है। राज्य एक राजनीतिक संकल्पना है, पर राष्ट्र एक सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। राज्य के पास संप्रभुता है। आप जैसा कि जानते हैं, संप्रभुता का अर्थ होता है किसी राजनीतिक इकाई की वह शक्ति जिसमें वह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने का अधिकारी हो और वह किसी अन्य राज्य द्वारा नियंत्रित या निर्देशित न हो। तो राज्य के पास तो ये संप्रभुता है, पर राष्ट्र के पास ऐसा अधिकार नहीं है। राज्य के पास दमनकारी शक्ति है, यानी अपने कानूनों की अनुपालना करवाने की उसमें ताकत है, जबकि राष्ट्र के पास समझबूझ है। राज्य के आवश्यक तत्व जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता है, जबकि राष्ट्र के तत्व निश्चित नहीं है। कहीं समान भाषा से राष्ट्र बनता है, कहीं कुल, कहीं धर्म। तो अब अगर हम राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति को देखें तो हम पाएंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म या प्रजाति। प्रारंभिक दौर में लैटिन शब्द है ये, और उस दौर में इसका अर्थ कुछ और था, लेकिन अब धीरे धीरे आज राष्ट्रीयता का सामान्य अर्थ है अपने राष्ट्र या मातृभूमि से प्रेम या एक तरह से देशभक्ति। देश पर मरने मिटने की जो भावना है, हम उसको राष्ट्रीयता का नाम दे सकते हैं। इस आधुनिक संकल्पना का विकास, यानी राष्ट्रीयता की आधुनिक संकल्पना का विकास पुनर्जागरण के बाद में यूरोप में हुआ। यहाँ पर मैं पुनर्जागरण का अर्थ भी आपको समझाने की चेष्टा करूंगी और बताऊंगी कि 5वीं से 14वीं शताब्दी के जो बीच के समय को हम अंधकार युग या मध्य युग कहते हैं। अंधकार युग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय चर्च का बहुत अधिक बोलबाला था। इस युग में सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास नहीं था, समाज में प्रगतिशीलता का अभाव था। तो एक तरह से ये स्थिति अंधेरे के समान, अंधेरे से उसको जोड़ के देखा गया है, इसीलिए उसको अंधकार युग कहते हैं हम।
और उसके बाद जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो उसको हम कहते हैं फिर से जागना या सोए को जगाना, यानी जगे हुए थे, वो सो गया था समाज, उसको फिर से जगाया गया। 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच मध्य युग या अंधकार युग के बाद जो सांस्कृतिक धार्मिक प्रगति और आंदोलन हुए और उसके फलस्वरूप समाज में के हर क्षेत्र में एक नवीन चेतना आई, उसी को हम पुनर्जागरण या रेनेसां कहते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि राष्ट्रवाद की आधुनिक संकल्पना का विकास पुनर्जागरण के बाद हुआ। 16वीं शताब्दी में अंग्रेजी शब्दकोश में इस शब्द को शामिल किया गया। 1538 में थॉमस इलियट ने इसे प्रकाशित किया। 18वीं शताब्दी में जॉन गॉटफ्रेड ने हर्डर ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग करके और जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। अतः संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक सामुदायिक चेतना है। सामुदायिक चेतना का मतलब है समुदाय की चेतना, जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। यह चेतना लोगों की पारस्परिक समरूपता या समानता, जब आसपास के लोग समान प्रकार के हो, या तो भाषा समान हो या कुछ और समान फैक्टर्स हो, तो उसके परिणाम स्वरूप ये चेतना उनकी पारस्परिक समरूपता या समानता से उत्पन्न होती है। और जब ये प्रेम जो है राष्ट्र के में रूपांतरित हो जाता है तो हम उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। यहाँ पर एक चीज का जिक्र मैं करना चाहूंगी कि जब ये प्रेम अति की ओर बढ़ता है तो तनाव और उग्रता बढ़ती है, और यहाँ से ये राष्ट्रवाद अंधराष्ट्रवाद में या अति राष्ट्रवाद में बदल जाता है। राष्ट्रवाद के अनिवार्य तत्व कौन से हैं? इनको हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद वास्तव में मनोवैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक घटकों के उस समूह का नाम है जो राष्ट्र को एकीकृत करने वाले एक सुसंगत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। राष्ट्रवाद के कई अनिवार्य तत्व हैं, यानी कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तभी होगी जब ये सारे तत्व पाए जाएंगे। उनमें हम सबसे पहला तत्व जो देखते हैं वो रक्त संबंध है। सामान्य जाति का रक्त संबंध, जाति नस्ल के रक्त संबंध से लोग बहुत सरलता से आपस में बंध जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमको 1930 के दशक में हिटलर ने जब जर्मन राष्ट्रों को या जर्मन राष्ट्र को इस आधार पे एक सूत्र में बांधा कि हम सबकी रगों में आर्य रक्त है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहूदी या जो अन्य नस्ल के लोग जर्मनी में रह रहे हैं वो घटिया रक्त वाले हैं, ये कह के उनकी निंदा की। तो उन्होंने जो जर्मन लोगों में राष्ट्रीयता का भाव जगाया, उसका एक महत्वपूर्ण आधार रक्त संबंध था। तो राष्ट्रीयता का एक बहुत बहुत प्राथमिक तत्व है रक्त संबंध, क्योंकि रक्त संबंध जैसे एक परिवार कुनबे को जोड़ता है, और नेचुरली या बहुत स्वाभाविक है उनके बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित होता है कि जहाँ उनकी एक दूसरे के प्रति बहुत ऑनेस्टी होती है, या उनको सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं उस संबंध को। उसी प्रकार राष्ट्रवाद में रक्त संबंध एक मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। दूसरा तत्व जो कि आज इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन वह तत्व भी एक समय में राष्ट्रीयता का एक बहुत अनिवार्य तत्व माना जाता था, वो था सामान्य धर्म। यानी एक समान धर्म भी लोगों को एक सूत्र में बांधने की में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आज विश्व मुस्लिम राष्ट्रों में जो एक पारस्परिक जो संगठन की भाव देखा जाता है, वो उसका एक कारण धर्म है। यहूदियों में भी अगर एकजुटता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण धर्म है। पर आज अधिकांश देशों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को मान लेने की वजह से इस तत्व के महत्व उस रूप में नहीं रहा जैसा कि किसी समय में था। पर फिर भी कुछ हद तक आज भी धर्म एक कंबाइन करने वाला या एक दूसरे से बांधने वाला तत्व है, लेकिन हम इसे एक अनिवार्य तत्व के तौर पे आज नहीं देखते। सामान्य भाषा या भाषा राष्ट्रवाद का तीसरा अनिवार्य तत्व है। भाषा लोगों के बीच में एक आपसी संपर्क का माध्यम है।
अपने विचारों और अपनी संस्कृति, अपने साहित्य को अभिव्यक्त करने के लिए ये एक बहुत सुदृढ़ माध्यम होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्र जो है भाषा के आधार पर गठित है और हर राष्ट्र अपनी भाषा पे गर्व करता है और इसीलिए भाषाएं भी वर्षों से राष्ट्रवाद को एक भावना को बढ़ाने में भी और उसको समृद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही हैं। आज भी जब हम किसी पराये देश के अंदर होते हैं और अपने भाषा बोलने वाले व्यक्ति से संपर्क करते हैं और सुनते हैं उसको अपनी भाषा बोलते हुए, तो एक स्वाभाविक प्रेम या एक स्वाभाविक सौहार्द या एक संबंध हमारा उस व्यक्ति से स्थापित हो जाता है, तो वो भाषा की वजह से है। तीसरा चीज है सामान्य इतिहास, यानी समान इतिहास और संस्कृति। ये भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें समान मनोवैज्ञानिक चिंतन शैली, साथ साथ सोचने, काम करने, राष्ट्र पर आए कष्ट को एक साथ सहने एवं समृद्धि को एक दूसरे के साथ बांटने के तत्व रहते हैं। किसी देश का इतिहास और उसकी संस्कृति उस देश में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। दुनिया में सभी देश अपनी संस्कृति और इतिहास से बहुत जुड़ाव रखते हैं और इसीलिए संस्कृति और इतिहास जो सभी एक साझा होता है सभी देश के लोगों का, वो राष्ट्रवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है। समान राजनीतिक आकांक्षाएं भी राष्ट्रवाद का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। जब किसी देश के लोग किसी विदेशी नियंत्रण में रहते हुए एकजुट होकर उस शासन के विरुद्ध संघर्ष करते हैं और उससे मुक्ति चाहते हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करते हैं, तो वो जो फोर्स है वो उनकी समान राजनीतिक आकांक्षा है, क्योंकि सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये जो तत्व है वो भी राष्ट्रीयता को बढ़ाने में बहुत सहायक रहा है। हमने तो अपने देश में देखा है राष्ट्रीय आंदोलन में कि किस प्रकार अंग्रेजों को बस भारत से बाहर निकालना ही उस दौर में सभी लोगों का एक लक्ष्य था और इसने राष्ट्रीय भावनाओं को कितना बढ़ाया, इससे हम सभी परिचित हैं। दुनिया भर में जितनी भी क्रांतियां हुई उन सभी में समान राजनीतिक आकांक्षाओं के बलबूते पर ही विजय हासिल हुई। द्वितीय महायुद्ध के बाद उपनिवेशों में स्वाधीनता आंदोलन बहुत तीव्रता से हुए और एक के बाद एक नए राष्ट्रों का जन्म इस तत्व से ही हुआ कि इनकी राजनीतिक आकांक्षाएं समान थी और इससे उनमें एक ऐसे राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई जिसने उनको इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करने में मदद दी। फिर आती है एक और चीज, वो है भौगोलिक निकटता। ये राष्ट्रीयता का एक अहम तत्व है। राष्ट्र कहलाने के लिए भौगोलिक समीपता या निकटता होना आवश्यक है। एक राष्ट्र यदि दूसरे से दूर है या टुकड़ों में बटा हुआ है तो उससे राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पड़ती है। 1971 में जब पाकिस्तान का विखंडन हुआ तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यही था। दोनों जो पाकिस्तान थे उनमें एक दूरी थी और इसी कारण बंगाली राष्ट्रवाद जागृत हुआ और पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और ऐसे उदाहरण हमको यूरोप के अंदर भी देखने को मिलते हैं। तो ये सभी कारण जो है वो राष्ट्रवाद के अनिवार्य तत्व हैं और इन सभी की मदद से राष्ट्रवाद किसी भी देश के अंदर बहुत सशक्त होता है और बढ़ता है। अब अगर हम राष्ट्रवाद के दोषों की चर्चा करें उससे पहले हम ये समझें कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना है वो किसी राष्ट्र के लिए राष्ट्रवाद की भावना एक उस अनुभूति की तरह होती है जो सभी मानव समुदाय को आपस में जोड़े रखती है और उन्हें एक साथ मिलकर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देती है। बहुत सारे विचारक दुनिया में ऐसे हैं जो राष्ट्रीयता के बहुत प्रशंसक हैं, उसको वो बहुत पसंद करते हैं, पर दूसरी ओर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि राष्ट्रीयता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। और ये विचारक राष्ट्रीयता के जो विचार है, अवधारणा है, उसमें बहुत सारे दोष मानते हैं। और अब ये भी आवश्यक है कि हम उस पक्ष की ओर भी देखें कि वो
कौन से दोष हैं जो राष्ट्रीयता की भावना से उत्पन्न होते हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने देखा कि राष्ट्रीयता से बड़े ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति होती है, राष्ट्रवाद से लोग जुड़े रहते हैं, राष्ट्रवाद से देश विकास करता है, राष्ट्रवाद ही वो एक तत्व है जो व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के समाज और देश के लिए कुछ करने के लिए मजबूर करता है। तो कौन से रोड़े हैं या दोष हैं जो कि राष्ट्रवाद के मार्ग में हैं और जिनको ये माना जाता है कि राष्ट्रवाद के दोष है? और उसमें सबसे पहला दोष है सामूहिक और संगठित स्वार्थ। बहुत सारे लोग कहते हैं, मानते हैं कि राष्ट्रवाद दरअसल कुछ नहीं है, एक तो एक सामूहिक और संगठित स्वार्थ है। राष्ट्रवाद पे अपने निबंध में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने स्पष्ट रूप से लिखा कि राष्ट्रवाद बुरा है। ऐसा माना जाता है कि ये भावना सामूहिक और संगठित रूप से केवल अपने राष्ट्र का हित देखती है, जो सिर्फ एक स्वार्थपरता को जन्म देता है। जब आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो ये एक स्वार्थ है, लेकिन जब सारे लोग अपने ही देश के और अपने ही देश के हितों को आगे बढ़ाने का विचार करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, तो वो एक संगठित स्वार्थ बन जाता है। इसलिए बहुत सारे विचारक दुनिया में ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद एक संगठित स्वार्थ है, एक ऑर्गेनाइज सेल्फ इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है। वो कोई ऐसा नेक ख्याल नहीं है, ये स्वार्थ है। दूसरी चीज जो कि उसकी आलोचना के तौर पे या उसकी दोष के तौर पे देखी जाती है वो है आत्म पूजा। यानी आदमी स्वयं को इतना श्रेष्ठ माने, इतना सर्वोपरि माने कि उसके लिए अंतिम सत्य सिर्फ वह स्वयं ही हो। जब देश ऐसा सोचने लगता है और करने लगता है तो वो आत्मा पूजा ही होती है। जैसे कि हिटलर ने कहा कि जर्मन रक्त इतना उच्च है, इतना ऊंचा है कि अब इस देश के अंदर इतने उच्च रक्त को खराब करने वाले, दूषित करने वाले रक्त को, इस जर्मन आर्य रक्त को दूषित करने वाले यहूदियों को गैस चैम्बर में बंद कर देना चाहिए और उनको मार देना चाहिए। तो ये जो जनवध या जेनोसाइड हिटलर ने किया, वो एक आत्म पूजा का ही एक प्रकार है कि आप अपने आप को इतना अधिक आदरणीय और पूजनीय समझने लगे, इतना श्रेष्ठ समझने लगे कि दूसरे आपकी नज़र में कुछ भी ना रहे। तो ये जो ख्याल है वो एक आत्मा पूजा है और ये राष्ट्रीयता की भावना का बहुत बड़ा दोष है। और ये भावना किसी एक में ना उत्पन्न हो, पूरे देश में ये भाव उत्पन्न हो जाए तो ये आत्मा पूजा का बहुत ही बुरा प्रकार बन जाता है। तो दूसरी चीज है कि ये आत्मा पूजा को जन्म देता है राष्ट्रवाद, और ये बहुत बुरी बात है। तीसरी चीज है कि जब कोई भी देश संगठित होके और एक राष्ट्रवाद एक संगठित एक भाव है, सामुदायिक भाव है, तो वो जब शोषण के लिए जब उसका प्रयोग किया जाने लगे, हम अपने राष्ट्र को इतनी अधिक प्राथमिकता दे दें, उसको श्रेष्ठ माने कि हम दूसरों का शोषण करने का उसे जरिया बना दें, तो वो इसका तीसरा इसकी बुराई है। आधुनिक समय में राष्ट्रीय अधिकार, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय नीति या अपनी राष्ट्रीयता को इतना ऊंचा मान लेना कि हम उसके माध्यम से दूसरों का शोषण करने लगे, वो एक तरीका है, ये राष्ट्रीयता का एक बुराई है। और ये बहुत लंबे समय तक जो उपनिवेशवाद दुनिया भर में फैला, वो शायद इसी का एक परिणाम था कि आप अपनी राष्ट्रीयता को या आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानने लगे हैं और दूसरे को इतना निम्न मानने लगे कि आपको ये अधिकार मिल जाए कि आप दूसरे का शोषण करें। तो ये भी एक इसकी बुराई है। और इसकी जो, वैसे तो इसमें बहुत सारी बुराई हैं, पर अब चौथी बुराई जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अंध या उग्र राष्ट्रवाद। सबसे ज्यादा जो बुरी चीज राष्ट्रवाद की है वो है उग्र राष्ट्रवाद या अंध राष्ट्रवाद। एक बहुत बारीक रेखा होती है प्यार में और अत्यधिक प्यार में, प्रेम में। हम अपने राष्ट्र से इतना अधिक प्रेम करने लगे कि हम अन्य देशों को घृणा और वैमनस्य के भाव से देखना प्रारंभ कर दें, तो ये एक बुराई है। किसी राष्ट्र को समाप्त कर देना या उसको समाप्त होने की हद तक पहुंचा देना, ये अंध राष्ट्रवाद है और ये राष्ट्रवाद का सबसे बुरा रूप है। दुनिया में इसी राष्ट्रीयता को भेड़िए या भेड़ियों की आक्रामक राष्ट्रीयता, वुल्फ पैक नेशनलिज्म कहा है। फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी इसी के उदाहरण थे कि राष्ट्रीयता इतनी अधिक बढ़ जाए या प्रेम इतना अधिक बढ़ जाए कि हम दूसरे जो अन्य लोग हैं उनके अस्तित्व को ही अस्वीकार करने लगे,
तो ये सबसे बड़ा दोष है राष्ट्रीयता का। तो अंत में अगर अब हम इसे सम अप करें तो हम इस रूप में इसको सम अप कर सकते हैं कि सही राष्ट्रवाद का आदर्श जियो और जीने दो की भावना है, जहां सभी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व करें। राष्ट्रवाद एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जो प्रेरणामूलक है। इसलिए मानवता से राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता से पार्श्विकता वाले क्रम से दुनिया को बचाना होगा। संसार के राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, सद्भावना और मैत्री का विकास करें, तभी राष्ट्रीयता संसार के लिए एक अनुपम वरदान साबित होगी। और इसी प्रकार की राष्ट्रीयता को विकसित करने का हमें प्रयास करना होगा। धन्यवाद।